नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी एमसीक्यूज को यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। क्लास 6 के हम हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं एमसीक्यू की फॉर्मेट में और पूरी डिटेल के साथ। क्लास 7 की हमारी क्लासेस चल रही हैं और आज हम क्लास 7 की लास्ट वीडियो यहां पर कवर करेंगे। 5वीं क्लास है हमारी ये 7th क्लास की। वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। पिछले वीडियो में हमने 7th क्लास के 133 प्रश्नों तक कवर कर लिया था, वहीं से आगे चलेंगे। अगर आपने इससे पहले 7th क्लास के 6th क्लास के एमसीक्यूज वाली वीडियो को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया था? तो जो चेर शासक थे आपके केरल के आसपास ये शासन करते थे और इनकी जो भाषा व लिपि थी वो मलयालम थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चेर शासकों के दौरान कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती थी? आप कहेंगे मलयालम। इनके अभिलेखों में कौन सी होती थी? मलयालम। और ये कहां शासन करते थे? केरल के आसपास इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट है मणि प्रवलम क्या है? देखिए, जो मणि प्रवलम है आपका, यह एक भाषा शैली है। क्वेश्चन आ जाएगा, आपको सीधा दे देगा मणि प्रवलम का संबंध किससे है। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि बताइए नागर शैली किसकी है, बताइए वैसर शैली किसकी है, आप कहते हैं मंदिर निर्माण की शैली है। इसी प्रकार मणि प्रवलम क्या है? यह एक भाषा शैली है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है? काफी फेमस मंदिर है आपका जगन्नाथ मंदिर और यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, अंग्रेज, मराठे, सभी ने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या थे? यानी जो भी बाहरी शक्ति आई जिन्होंने उड़ीसा को जीता, उन सभी ने, चाहे वो मुगल रहे हो, अंग्रेज रहे हो, मराठे रहे हो, सभी ने जगन्नाथ मंदिर पर अधिकार करने का, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। ऐसा क्यों किया? क्या मंदिर की धन संपदा के लिए? तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जो दूसरा और तीसरा है ये आपके सही स्टेटमेंट हैं। पहला कारण ये था कि मंदिर का सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर काफी ज्यादा महत्व था, और दूसरा कारण यह था मंदिर पर अगर वो अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को स्वीकार्यता मिल जाएगी। यानी जिसका मंदिर पर शासन, जिसके नियंत्रण में मंदिर, जनता उसका शासन स्वीकार कर लेती। तो इसीलिए वो मंदिर पर नियंत्रण करना चाहते थे ताकि जनता उनको स्वीकार कर सके। ठीक है, उस समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था सामाजिक और राजनीतिक रूप से मंदिर का। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत है, सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट है कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी है? यह क्वेश्चन तो बहुत बार पेपरों में आया हुआ है। उत्तर भारत की प्रमुख नृत्य शैली है आपकी कथक। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो लघु चित्रकला के संबंध में आपका सही स्टेटमेंट है ऑप्शन ए। जो लघु चित्र होते थे, छोटे आकार के चित्र होते थे, इनको आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में बौद्ध ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है आपका ये गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि इनको कपड़े या कागजों पर चित्रित किया जाता था। सेकंड वाला गलत क्यों है? देखिए, जो सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र हमको मिले हैं वो पूर्वी भारत में नहीं, पश्चिमी भारत में मिले हैं। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में नहीं, जैन ग्रंथों में मिले हैं। तो ये दो चीजें यहां पर चेंज करी गई थी। एग्जामिनर ऐसा ही करता है आपको जब एग्जाम में इस प्रश्न को देगा। नेक्स्ट है चित्रकला की बसहोली शैली का विकास किस जगह पर हुआ था? तो लास्ट वीडियो में हमने भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखा। इस वीडियो में आपको ज्यादातर क्वेश्चन चित्रकला, उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उसको देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अगर आप सीरियल वाइज चलेंगे, हम क्लास 6 से यहां पे शुरू हुए हैं, पहले चैप्टर से शुरू हुए हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 7th क्लास की लास्ट वीडियो हम यहां पर कवर कर रहे हैं।
टॉपिक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपका नोट्स यहां पर अच्छे से बनेंगे और आपको पूरा क्रमवार सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहां पर मिल जाएंगे। जो बसोहली शैली है इसकी अगर हम बात करें तो ये चित्रकला की शैली है और इसका विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? तो कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? ये आपकी पहाड़ी चित्रकला, जो पहाड़ी लघु चित्रकला है, इससे संबंधित है। ये भी कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो बंगाली भाषा के बारे में माना जाता है कि यह संस्कृत से निकली है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? देखिए, जो मंगल काव्य है आपका, ये बंगाल से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट साहित्यिक कृति है। जो महाकाव्य थे संस्कृत महाकाव्य, उनको जब बंगाली भाषा में लिखा गया उन्हीं को बोला गया मंगल काव्य। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, संस्कृत महाकाव्यों के बंगाली अनुवाद को क्या कहते हैं? आप कहेंगे मंगल काव्य। किस क्षेत्र से जुड़ा है? बंगाल से जुड़ा है। बंगाल में पीर श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल थे? देखिए, मध्यकालीन भारत में बंगाल में जो प्रमुख समुदाय होते थे, उनके जो नेता होते थे, उनके बारे में माना जाता था कि उनको अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं और लोग उनको पीर कहते थे। और इन पीरों की श्रेणी में हिंदू देवी देवताओं को, बौद्ध देवी देवताओं को, जीवात्माओं को, सभी को शामिल किया जाता था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दो चाला और चौचाला की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके मंदिरों के निर्माण से संबंधित शैली है। जो मंदिर दो छतों वाली होते थे उनको दो चाला कहा जाता था और जो मंदिर चार छत वाले होते थे उनको चौचाला कहा जाता था। यह आपके बंगाल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आप कहेंगे 1739 में किया था। इसने आक्रमण दिल्ली पर किया था। दिल्ली में जो उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला उसका नाम था। क्वेश्चन आता है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। 1739 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसको लूटा। जो कोहिनूर हीरा था उसे ये अपने साथ ले गया। साथ में शाहजहां का जो तख्ते ताउस था, पीकॉक थ्रोन, उसे भी अपने साथ ले गया। नेक्स्ट है, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया? ये क्वेश्चन पेपर में बने हैं। जैसे मैंने आपको कहा सीरीज की शुरुआत में, ये सभी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इन्हीं को घुमाकर, इन्हीं को ट्विस्ट करके आपको दिए जाते हैं। एक पेपर में पूछा गया था, जो अहमद शाह अब्दाली है उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया और पहली बार कब आक्रमण किया? इस तरीके से अहमद शाह अब्दाली, आप जानते हैं, इसने 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, इसी के साथ हुई थी मराठाओं की लड़ाई। लेकिन इसने भारत पर सिर्फ उस समय आक्रमण नहीं किया, इसने भारत पर 1748 से लेकर 1761 तक 5 बार आक्रमण किया था। तो कौन है वो जिसने 5 बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापकों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? मुगल साम्राज्य जब कमजोर होने लगा तो उससे कुछ राज्य स्वतंत्र होने लगे, जैसे हैदराबाद, बंगाल और अवध। इनके संस्थापक पेपरों में बहुत बार आए हैं। अवध का संस्थापक कौन था? बंगाल का संस्थापक कौन था? इस तरीके से स्वतंत्र बंगाल, स्वतंत्र अवध और स्वतंत्र हैदराबाद। अगर हम हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क आसिफ शाह था। बंगाल का संस्थापक यानी स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान था। अवध की बात करें, अवध का संस्थापक अजुजुद्दून नहीं था, अवध का संस्थापक शहादत खान था। इसका नाम आपने याद करना है। ठीक है। और ये बहुत बार पेपर में आए हैं इन स्वतंत्र राज्यों के संस्थापक। तो केवल आपका पहला और दूसरा ये सही सुमेलित है। तीसरे वाले में क्या आएगा? शहादत खान आएगा। नेक्स्ट है, अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्यों ने मुगल साम्राज्य से अलग होने के बाद राजस्व वसूलने की कौन सी व्यवस्था को अपनाया था? जब ये मुगलों से अलग हो गए तो इन्होंने टैक्स वसूलने के लिए इजारेदारी प्रथा को अपनाया था। जो इजारेदारी बंदोबस्त था उसको अपनाया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना करी थी?
तो बंदा बहादुर सिख नेता, इन्होंने अपने प्रशासन को सतलज और यमुना नदी के बीच में स्थापित किया था। अब देखिए कितना डिटेल में क्वेश्चन है। बंदा बहादुर को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में। काफी वीरता से ये मुगलों से लड़े थे और इनका जो शासक था, इनका जो शासन था वो कहां पर था? सतलज और यमुना के बीच में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है बंदा बहादुर को लेकर के कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाए थे? इन्होंने ही चलाए थे। ठीक है, 1716 में जो मुगल शासक था फर्रुखसियार, उसके आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, सिखों से संबंधित मिसल क्या थे? देखिए सिखों से संबंधित जो आपके मिसल हैं, ये योद्धाओं का समूह होता था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो उस समय सिख थे आपके 18वीं सदी में, तो कई सारे छोटे छोटे दलों में बटे हुए थे। इन्हीं छोटे छोटे दलों को मिसल कहा जाता था। बाद में इन्हीं सारे मिसलों को संगठित करते हैं और एक सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन आता है महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो वे आपके सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और ये क्या थे मिसल? ये योद्धाओं के समूह थे, सबके अलग अलग ग्रुप थे और अलग अलग क्षेत्रों में भी शासन करते थे। बाद में इन सभी को संगठित कौन करते हैं? महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट है, राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो राखी व्यवस्था यह आपके सिखों से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इस व्यवस्था के तहत सिख जो होते थे वो कर यहां पर टैक्स वसूलते थे। किसानों से 20% टैक्स उनकी उपज का वो लेते थे और उनको संरक्षण प्रदान करते थे। और इसी को लेकर एक क्वेश्चन हम उत्तराखंड में भी देखते हैं कि जो पंवार शासक था उत्तराखंड में, जयकृत शाह, इसने सिखों को राखी नामक कर देना शुरू किया था। तो सिख जो होते थे उस समय वो राखी नामक टैक्स लेते थे इस व्यवस्था के तहत और फिर बदले में उनको संरक्षण देते थे, यानी हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। टैक्स का नाम क्या था? राखी। क्वेश्चन आ जाएगा राखी नामक टैक्स कौन लेता था? मराठा लेते थे, सिख लेते थे या राजपूत लेते थे? आप कहेंगे सिख लेते थे। ठीक है, कितना होता था ये? उपज का 20%। नेक्स्ट है, सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? क्वेश्चन आता है सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। महाराजा रणजीत सिंह को लेकर एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, इनकी धार्मिक राजधानी कहां थी? इनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर में थी और इनकी राजनीतिक राजधानी लाहौर में थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, चौथ और सरदेशमुखी का संबंध किससे था? तो चौथ और सरदेशमुखी ये भी एक प्रकार के टैक्स थे। जैसे जो राखी था ये भी एक टैक्स था। कौन लेते थे? सिख लेते थे। ये दोनों भी एक टैक्स है जिनको मराठाओं के द्वारा वसूल किया जाता था। ठीक है, जो चौथ होता था आपका, ये भू राजस्व होता था, 25% भू राजस्व होता था, जमींदारों से इनको लिया जाता था। और सरदेशमुखी की बात करें तो ये 9 से 10% होता था। नेक्स्ट है, 1761 में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? देखिए 1761 में आप जानते हैं मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है और इस लड़ाई में जो मराठा थे वे बुरी तरह पराजित हो गए थे। क्या कारण माना जाता है इनकी पराजय का? क्योंकि उस समय इनकी शक्ति काफी ज्यादा थी अगर हम तुलना करें अब्दाली को लेकर के। कारण इसके आपको कई बार पेपर में पूछे गए हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जो यहाँ के निवासी थे उन्होंने मराठाओं को बाहरी समझा, इनका समर्थन नहीं किया, इसीलिए मराठा पराजित हो गए। एनसीईआरटी में भी लगभग यही बात कही गई है। मराठाओं के सैन्य अभियान के कारण जो अन्य शासक थे वो इनके खिलाफ हो गए थे और इनकी मदद नहीं करी। जो मराठा उस समय थे, मराठा साम्राज्य का जिस तरीके से विस्तार हो रहा था, ये लगातार सैन्य अभियान कर रहे थे जिससे जो इनके सारे पड़ोसी शासक थे वो इनके खिलाफ हो गए थे। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो दो कारण याद कर लीजिए जो पेपर में आया है और दूसरा जो एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी में दिया है कि जो पड़ोसी शासक थे वो सब इनके खिलाफ थे इनके अभियानों को लेकर, और पेपर में आया है कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे उन सभी ने मराठाओं को बाहरी समझा। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला? देखिए नादिर शाह 1739 में आया था जैसा हमने ऊपर देखा, और शाहजहां का जो मयूर सियासन था उसको भी ले गया और जो कोहिनूर था उसे भी ले गया। इसकी मदद किसने करी थी इस समय? इसकी मदद करी थी मराठाओं ने और सिखों ने।
तो आपका केवल ऑप्शन बी पहला और दूसरा यहां पर सही हो जाएगा। कहा जाता है मराठाओं ने 20,000 सैनिक और सिखों के द्वारा 15,000 सैनिक इसकी मदद के लिए भेजे गए थे। किसके के लिए? नादिर शाह के लिए। उस समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। इसको भी हमने ऊपर देखा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्लास 7th के 5वें पार्ट को यहां पर कवर किया। ओवरऑल हमारी एनसीईआरटी एमसीक्यू की 10 क्लासेस कवर हो चुकी हैं। 6 की क्लासेस 5 आई थी और कक्षा 7 की भी आपकी 5 क्लासेस आई हैं। क्लास 6 के हमने 5 क्लासेस में 160 प्रश्नों को देखा था और 7th के भी हमने लगभग 150 प्लस क्वेश्चनों को देख लिया है। यानी कक्षा 6 और कक्षा 7 के आपके अभी तक हम 300 से ज्यादा प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और ये 300 के 300 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में हैं और पूरी डिटेल के साथ हैं और एनसीईआरटी के हैं। नेक्स्ट वीडियो से कक्षा 8 के हिस्ट्री के एमसीक्यूज को यहां पर शुरू करेंगे। जल्द यहां पर ज्योग्राफी के एमसीक्यूज भी आने शुरू हो जाएंगे। हम सब्जेक्ट वाइज क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी एमसीक्यूज को कवर इस सीरीज के अंतर्गत करेंगे। अभी तक हमने 2 क्लासेस हिस्ट्री की कर ली है, 300 से ज्यादा प्रश्नों को कर लिया है। कल से आपके हिस्ट्री की 8th क्लास यहां पर शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।